दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। दोस्तों इस वक्त उत्तरकाशी मैथोली में मैं मौजूद हूं और कल मैंने यहां से आपको दृश्य दिखाया था एक ऐसा गांव जहां पर महिलाओं की अहम भूमिका है, जिस गांव में महिलाओं ने वो करके दिखाया है जो बड़े बड़े शहरों की महिलाओं ने आज तक नहीं कर पाया। और वो बड़े बड़े कारनामे भी मैंने आपको दिखाया। और इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर होम स्टे हैं, जो होम स्टे चलाए जाते हैं महिलाओं द्वारा। वहाँ पर तब चाहे आप किचन की बात कर लीजिए, तब चाहे आप तमाम काम की बात कर लीजिए, वहाँ पर सब ही महिलाएं करती हैं। और इस वक्त जो युवक मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने प्रोत्साहन और बढ़ा दिया है महिलाओं का यहाँ पर, और किस तरीके से बढ़ाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर एक बार पहले तो हमारी जनता को अपना परिचय दें आप। तो मेरा नाम रुपेश राय है। मैं बकरी छाप एग्रो टूरिज्म नेचुरल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का संस्थापक हूँ। और ये संस्था कई इस प्रकार के अनूठे प्रयोगों के लिए और ग्रामीण पर्यटन की ब्रांडिंग की पायनियर मानी जाती है। कई ऐसे उत्सवों का आयोजन हमने विगत वर्षों में किया है, जैसे कि बकरी स्वयंवर। अगर सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन पशुओं की परंपरागत नस्ल सुधारने का ये एक सबसे सफल तरीका, एक इनोवेटिव तरीका माना जाता है। और इसके अलावा और भी इस तरह के इवेंट जैसे दूध की होली, और अभी आप ये एक हंसियारी के बारे में आप सुन रहे हैं। तो इस तरह की बहुत से आयोजन, जिसके चलते वो जगह जो कि दूर दराज में होती है, जहाँ पे अन्यथा पर्यटन की कोई संभावना विद्यमान नहीं होती है, या इस तरीके के जो पारंपरिक उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद, उसकी मार्केटिंग की संभावना नहीं विद्यमान होती, तो ऐसी जगहों पे हम अपना इंटरवेंशन करते हैं और वहाँ पे एक इस तरह का वैकल्पिक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। इसलिए हम लोग जाने जाते हैं और यही मेरे जीवन का ध्येय है। जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए अभी एक 15,000 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करके आया हूँ, जिसमें 8 राज्यों में 107 ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत रूप से जाके मैंने पीपल बरगद के पेड़ लगाए हैं। एक विलेज लेवल इकोपेन्योर या प्रकृति प्रहरी बनाया है, एक युवा या युवती, जिसके साथ में मेरा एक कमिटमेंट है कि जब हमारे पास में कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा, हम अगर ग्रो करेंगे, तो हमारे फ्यूचर के वो बिजनेस पार्टनर्स होंगे, प्लेटफॉर्म पार्टनर्स। वो अपना होम स्टे चला रहे होंगे और अपने कृषि उत्पाद को भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको मार्केटिंग मिल रही होगी। और इसके अलावा और भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग से यथासंभव तथाशक्ति जो बन पाता है हम लोग करते रहते हैं। तो ये तमाम बातचीत आपने इस वक्त सुनी और इसमें एक अहम बात थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे रुपेश जी आपने बताया, कई हजार किलोमीटर आपने साइकिल चला दी है। अब हम शहरों में अगर बात करें, आधा से ज़्यादा लोग बाइकों में ही घूम रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है, जो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो आपको भांति भांति के लोग वहाँ पर मिले, आप तमाम जगहों में घूमे, तो वहाँ उन लोगों की तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है? नहीं, एक चीज़ मुझे एक जो अपने साइकिल यात्रा में अनुभव हुआ, एक ऐसा अनुभव, बड़ा विषम अनुभव था कि कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं बची है हिंदुस्तान में। मैं 8 राज्यों में गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का छोटा हिस्सा, गुजरात, महाराष्ट्र का काफ़ी हिस्सा, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, फिर वापस आके मैंने अपनी यात्रा समाप्त की। और मेरी यात्रा के बाद और कई लोगों ने जो यात्रा मुझसे आगे ले ली और इसी प्रकार के चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण बचाने की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें से 2 लोग यहाँ आए हैं जो अभी सविता कंसवाल की उसमें स्मृति में निम से साइकिल चला के यहाँ पहुँच रहे हैं। एक 16,000 किलोमीटर चला के यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पहुँचे हैं और एक 12,000 किलोमीटर चला के एक कटनी का युवा छात्र नेता पहुँचा है। तो इसमें पूरी यात्रा में मुझे और जो मेरे दूसरे साइकिलिस्ट हैं, जिन्हें हम ग्रीन गुरिल्ला की संज्ञा देते हैं, एक कॉमन हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां ज़मीनें बंजर न हो गई हों, ये रसायन के इस्तेमाल के, हाइब्रिड के सीड के इस्तेमाल की वजह से। और जैसे कर्नाटका वगैरह में तो इतनी ज़्यादा रसायन पड़ते हैं कि खेत में 3 महीने से ज़्यादा कोई काम नहीं कर पाता है, चमड़ी उतर जाती है, लेकिन बहुत फायदे का बिजनेस है। अदरक की खेती, 2/3 अदरक जो आप लोग चाय में कूट कूट के पीते हो, उसमें खाली सिर्फ ग्रोथ हार्मोन पड़ा हुआ है। और कई और प्रकार के पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, जर्मीसाइड, हर्बिसाइड, ये सब चीज़ें इवेंचुअली आपके पतन या सुसाइड का कारण बनती हैं। तो पूरे देश में जो है ज़मीनें बंजर और औलादें कंजर हो चुकी हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो फ्री का डेटा पाके और वो खाली पूरे टाइम अपना पबजी वगैरह खेलते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है अपने परिवेश के बारे में, संस्कृति के बारे में, अपने जल जंगल ज़मीन के बारे में। तो हम लोग एक टाइम बम के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर हम लोग के अंदर चेतना नहीं आई
तो हम लोग जो है, और ये चेतना अगर खाली आप कोरा उपदेश देंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, उसमें कोई ना कहीं से कोई एक आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उन लोगों को रोजगार मिले। तो यही एक मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि लोगों को रोजगार की जरूरत है गांवों में, लेकिन उन्होंने अपनी जमीनों को खराब कर दिया। पंजाब में एक मालवा एरिया पड़ता है जिसमें 5 जिले पड़ते हैं, हर तीसरा चौथा किसान कैंसर का शिकार है। जमीन में इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर, पानी में इतना ज़्यादा आपके जहर आ चुका है। वहाँ से ट्रेन चलती है, चूंकि वो लोग थोड़े गरीब किसान हैं, वो चंडीगढ़ में अपना इलाज नहीं करा सकते, तो बीकानेर में एक धर्मार्थ अस्पताल है जहां वो ट्रेन कनेक्ट करती है। ट्रेन का नाम आप गूगल पे डालेंगे तो पड़ गया कैंसर एक्सप्रेस। उसमें ट्रैवल करने वाला हर व्यक्ति कैंसर का पेशेंट है। क्यों? क्योंकि जमीनों को हमने खराब कर दिया। आप हमारे धर्म को भी देखें तो हमारे सनातन धर्म पंच तत्व, जो पंचभूत आधारित है, प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन अब कर्म कांड में इतने उलझ गए कि जो हमारा आधार है उसको हमने छोड़ दिया। ये जो प्लास्टिक बनती है, इसमें गाय की हड्डियों से और पशुओं की हड्डियों से एक सब्सटेंस निकलता है जो उसके उत्पादन में काम होता है, लेकिन उसको हम लोग गौ मांस नहीं खाएंगे, लेकिन वो प्लास्टिक की पन्नी को मंदिर में ले आके चढ़ा के अपनी जमीन में फेंक देंगे, उसके बारे में कोई चिंतित नहीं रहता है। तो बहुत विरोधाभास हो गया है जो हमारा एक्चुअल धर्म था और अभी जो धर्म का एक कर्मकांड चल रहा है। तो साइकिल यात्रा के दौरान मैंने ये भी देखा कि गांवों में या पूरा भारत में लोग कर्म कांड पे, जो हमारा धर्म है उस पे आधारित ज्यादा हो गए हैं, रिचुअल्स पे, और जो उसका मूलभूत आधार है प्रकृति, उस पे किसी का ध्यान नहीं है। सब लोग दोहन कर रहे हैं प्रकृति का। 20 साल में जितनी आपदाएं आई हैं 500 साल में मिला के उतनी आपदाएं नहीं आई हैं। भूकंप, टर्की, सीरिया, पूरा उसी वैज्ञानिक ने प्रेडिक्शन किया है कि अब ये पूरा नॉर्दर्न बेल्ट में, सिस्मिक जोन में, हमारा जो नॉर्थ इंडिया का उसमें आएगा। तो भूकंप, जंगल में आग, समुद्र का लेवल बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, एक ग्लेशियर पिघला चौड़ा बड़ा तो आपका केदारनाथ आपदा आई। ऐसे 30 ग्लेशियर जो है 70-80% पिघल चुके हैं। वो टाइम बॉम्ब है, वो अगर फटेंगे और टिहरी डैम फटेगा तो ये पूरा दिल्ली विल्ली सब, संसद भवन सब बह के जाएगा। नहीं तो इसमें रुपेश जी मैं ये जानना चाहूंगा, तमाम मानवों द्वारा भी प्रकृति का हनन किया गया, तो प्रकृति ने समय समय पर आके इंसान को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, लेकिन अगर अभी भी हम बात करें, कहीं से हाईवे निकलना है तो हजारों पेड़ काट दिए, कहीं वीआईपी होटल बनना है वहाँ हजारों पेड़ काट दिए, जो एग्रीकल्चर की जमीन है वहाँ पे रेस्टोरेंट खोल दिए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हाँ मानवों द्वारा भी है, लेकिन हमारी सरकार भी इसमें जब एक्शन उठाने का कदम सामने आता है तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ कदम इसमें अभी तक उठाया गया होगा? देखिए, बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, और दूसरों के पाप पे ध्यान देने के बजाय अपने पुण्य पे फोकस करना चाहिए। सरकारें हम और आप मिलके बनाते हैं, हम ही में से एक जनप्रतिनिधि जाता है तो हमारी सोच का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिल्कुल। आप लोग जब अपने खुद के लेवल पे बदलाव नहीं लेके आओगे, व्यक्तिगत लेवल पे बदलाव नहीं लेके आ पाओगे, तो सरकार और नौकरशाह तो आपके ही पैसे पे पलने वाले लोग हैं, और आपके बीच से ही आए हुए लोग हैं, वो गलत अलग थोड़े ना है। उनके अंदर भी वही हड्डी, वही खाल, वही खून है और वही सोच है। और वो क्या करते हैं कि हम लोगों की जो ज़्यादा लोगों की सोच होती है, उसी का जो एक कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन होता है, उसी को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं से चाहते हैं करप्शन, हम लोग कहीं ना कहीं से चाहते हैं कि 1 यूनिट सीमेंट का 18 यूनिट पानी का खर्च करता है, 1 यूनिट स्टील का 500 यूनिट पानी का खर्च करता है, और पूरे दुनिया में सिर्फ 0.5% पीने योग्य पानी बचा हुआ है। और ऐसी स्थिति में ये इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कंक्रीट इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री तो हमेशा बताएगी आपको कि आप पक्का घर बनाओ, तभी तो सीमेंट के कंपनी वाले का माल बिकेगा, लेकिन वो मिट्टी पत्थर का घर बनाने को नहीं बोलेगी जिसमें आपको ज्यादा सुख, शांति, नीति, झगड़ा कम होता था। तो जब से टेलीविजन आ गया, ये सब चीजें, मॉडर्न चीजें बहुत अच्छी नहीं है, कम से कम शहर तो बर्बाद हो गए, गांवों को बचा लो। तो आपके लेवल पे जब इस तरह के प्रतिनिधि आएंगे जो अपने जल जंगल जमीन के बारे में एक अच्छी सोच रख के आगे बढ़ेंगे, तभी जो है बदलाव आएगा। नेता कोई ऊपर से पैराशूट से भगवान नहीं गिराते हैं, आप ही लोग उठाते हैं। चलिए, तो ये बातचीत मैंने आपको इस वक्त सुनाई है, और अब मेरे साथ यहाँ पर जो ग्रामवासी है वो भी मौजूद हैं। और अगर मैं गांव की बात करूँ तो दोस्तों अपने आप में ही ये गांव जन्नत है। अगर आप कभी आए उत्तरकाशी तो आपको पता चलेगा कि इतनी खूबसूरती आपको बाहर के देशों में नहीं मिलेगी, जितनी खूबसूरती आपको उत्तरकाशी में मिलेगी। तब चाहे आप मैथोली में जाएं, तब चाहे आप रैथल में जाएं, तब चाहे आप दयारा बुग्याल में जाएं। अभी माता जी हमारे साथ है। नमस्कार माता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक हूँ। कैसे? कितने साल से रह रहे हो लगभग आप यहाँ? बहुत साल से। डोकरी पुंगरी बढ़िया है इधर? बिल्कुल सब ठीक है बेटा, पर होता ही नहीं है कुछ। तो
क्या कुछ चाह रहे हैं आप, क्या कुछ और यहाँ पर होना चाहिए? बाड़ी सब कुछ चाहिए यहाँ। खेती बाड़ी करेगा कौन? सब तो नीचे देहरादून जाके बस गए अब। तो जब सब सुख सुविधा देंगे ना तुम लोग। हमने कहा पशु के मुख्यमंत्री जी लिए देंगे वो सभी तो। मतलब जो तुम पूछ रहे जी, आगे बात जाएगी जी। तभी तो आएगा सब चीज पशु के लिए। पशु भी हम तब पालेंगे, नहीं तो जब ऊपर से सूखा पड़ रहा तो कैसे पशु पालेंगे, कहाँ से घास लाएंगे। तो भाई हम जब थोड़ा थोड़ा सब चीज बाहर से भी मदद मिलेगी और गांव वाले भी करेंगे तभी तो होगा। ये तो यहाँ तो बिना बारिश के खेत हैं। जी। आपने जंगली जी का नाम सुना है? अच्छा, रुद्रप्रयाग के रहने वाले जंगली जी, शायद जो कुछ पढ़े जो टीचर वीचर लोग जानते होंगे, उनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने अकेले, उनको गांव वाले पागल बोलते थे, मारते थे, उन्होंने अकेले बोले जमीन कब्जा कर रहा है, उन्होंने अकेले कई लाख पेड़ लगाए। आज 5 लाख पेड़ों का बुरांज का बांज का जंगल है और नदियों के स्रोते फूट गए हैं। जो मर गए थे आपके क्या गधेरे, वो गधेरे जिंदा हो गए। और एक ही वही नहीं, फिर आपके टिहरी जिले में सकलानी जी हैं, ठीक है, सकलाना गांव है उनका। आप लोग इंटरनेट पे जाके देखिएगा, युवा पीढ़ी चेक करना, सकलानी जी और जंगली जी, रुद्रप्रयाग के जंगली जी, सकलाना जी। सकलानी जी सकलाना गांव के, उन्होंने भी ऐसे ही करीब 4.5 लाख के आसपास ऐसे कुछ पेड़ लगाए और बांज बुरांज के, और वहाँ पे भी जो नदियाँ सूख गई थी वो फिर से रिचार्ज हो गई हैं। तो अगर कोई करना चाहे तो 1000 तरीके होते हैं और न करना चाहे तो 1 लाख बहाने भी होते हैं। चलिए, ये बातचीत इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और अगर हम गांव की बात करें, अगर हम बात करें गांव के जीवन की, सादा जीवन, उच्च विचार, यहाँ पर ना बस आ रही है ना यहाँ पर गाड़ी आ रही है, लेकिन यहाँ पर सुख फिर भी है। और सुखी की अगर हम बात करें, आपको मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार चारों तरफ दिखाएं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जो संतुष्ट हैं अपने जीवन से, लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं जो आने वाले समय पर यहाँ पर हो सकता है पूरी। और जो व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। जो दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे होंगे तमाम घर में बैठकर, वो भी अपने गांव को याद कर रहे होंगे, बाहर देशों से देख रहे होंगे, तो उन लोगों तक आप अपना क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? बस यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि आइए अपनी ज़मीन से जुड़िए, और जितने ज़्यादा, जहाँ जहाँ सांस्कृतिक धरोहर बची है वहीं वहीं प्राकृतिक धरोहर बची है, और जहाँ जहाँ प्राकृतिक धरोहर बची है वहीं सांस्कृतिक धरोहर बची है। तो दोनों में चोली दामन का साथ है। और आप अपने गांव में आते हैं तो शायद आप अपनी भूमि की एक सेवा कर पाएंगे, आप अपना कुछ ऋण उतार पाएंगे। जो आप बने हो 5 तत्वों से ही बने हो, आपने धरती से लिया है। एक समय आता है कि आपके अंदर ये आभास होना चाहिए कि कैसे इस ऋण को चुका दो वापस धरती को। तो वो चुकाने के लिए आप आइए, अपने गांवों से जुड़िए, अपने जिनके गांव नहीं अपने शहरों से जुड़ें। वो अमेरिका से वापस दिल्ली आ जाएं, जो दिल्ली वाले हैं वो वापस अपने हल्द्वानी आ जाएं, हल्द्वानी वाले वापस अपने पिथौरागढ़ के गांव चले जाएं। एक उदाहरण दे रहा हूं। तो अपने अपने जितना वापस आपकी जड़ें जहां तक आपको लेके जाती हैं आपके संस्मरणों में, आप वहां तक जाइए और वापस उस धरती से जुड़ के वहां की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर को बचाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि समय बहुत विकट है, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, मनुष्य जाति का जीवन जो है संकट में है। इतनी धरती पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या कभी नहीं रही है। हमको 1 लाख साल लगे 200 करोड़ होने में। 1923 में हम 200 करोड़ थे और उसके ठीक 100 साल बाद हम 800 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो पहली बार पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा मनुष्यों का बोझ है। और ये पिरामिड ऐसा होता है, सबसे नीचे आपका जल जंगल जमीन, ऊपर दूसरे जीव जंतु, ऊपर मनुष्य। अभी ये हम ऐसे हो गए हैं, हमने नीचे का सब खत्म कर दिया है। और ये अनुपात, ये चेतावनी कोविड कोरोना जैसी जगह चेतावनी थी कि ये गिर सकता है, और अगर हम चेते नहीं तो पूरा गिर जाएगा। तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए अपनी जड़ों से आके जुड़िए। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आप भी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया, किस गांव में आप रहते हैं और किस गांव से आप हैं, अपना मूल जरा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।